चलिए, थर्मोडायनामिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो को हम रिलेट करेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या मिल सकता है हमें, हीट। हीट क्या है, एक प्रकार से एनर्जी। क्या है, एनर्जी। अब डायनामिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट टू चेंजेस। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, फिक्स, और डायनामिक्स मतलब क्या, जिसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, चेंजेस। तो डायनामिक्स को हम बोल सकते हैं सब्जेक्टेड टू चेंजेस। तो अगर मैं इन दो चीजों को कंबाइन कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस। सही है क्या, एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी, यानी क्या हो जाएगा अपने लिए, थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है, क्या होगा थर्मोडायनामिक्स अपने लिए, एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी। समझ में आ गया। तो डिफाइन करना होगा अगर मुझे थर्मोडायनामिक्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जो भी हम पढ़ रहे सब साइंस है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy and its interconversion. Energy and its interconversion. ठीक है क्या, एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस या फिर कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो भी होंगे उन सबका स्टडी मतलब कौन, थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया। आगे देखो, अब मैंने बोल तो दिया कि हमें एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का क्या करना है, स्टडी। पर उसके लिए कहीं तो एनर्जी आनी चाहिए और कहीं से एनर्जी जानी चाहिए। बराबर है या नहीं। हवा में अपन स्टडी करेंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए एनर्जी कहीं तो भी आनी चाहिए और कहीं तो भी जानी चाहिए। तो थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए जो पहली चीज हमें लगती है, दैट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या लगती है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। समझने पे ज्यादा फोकस करो, कुछ रह गया लिखना तो बाद में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब सिस्टम मतलब क्या, अब अगर मैं कंसीडर करूं मेरे खुद को, तो मैं एक सिस्टम ही हूं एक प्रकार से। मेरे लिए बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग। क्या हो गया, सराउंडिंग। बराबर, मैं छोड़ के बाकी सब मेरे लिए क्या बना, एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग बना। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम ऐसा बोलेंगे, इट इज अ रीजन इन स्पेस। एक क्या, ये स्पेस में का रीजन है जिसमें हम स्टडी करेंगे एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का। हीट है, वर्क है, जो भी एनर्जी रहेंगी, जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उसका स्टडी करने के लिए हमने पूरी स्पेस में एक रीजन कंसीडर किया जहां पे हम एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का क्या कर सके, स्टडी कर सके। क्या कर सके, स्टडी कर सके। ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो सिंपली मैं इसे बोल सकता हूं, अ रीजन इन स्पेस, अ रीजन इन स्पेस upon which our attention is focused, in order to study energy and its interconversion। मीनिंग समझ में आ गया। एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी करने के लिए जो रीजन हमने कंसीडर किया, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब ये सिस्टम हो गया, इसको छोड़ के बाकी सारी जगह इसके लिए क्या बन जाएगा, सराउंडिंग। क्या बनेगा भैया, सराउंडिंग बनेगा। तो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ये किस पे से डिफाइन हो रहा है, ये बीच वाली लाइन से। ऐसे ही है या नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग को इस लाइन में सेपरेट किया नहीं, येलो वाले। मतलब ये कौन हो गया अपने लिए, बाउंड्री। कौन हो गया, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ये फिक्स भी रह सकती और मूविंग भी रह सकती। बाउंड्री कैसे रह सकती, फिक्स या फिर मूविंग, दोनों चीजें पॉसिबल है। बाउंड्री में भी फिक्स और मूविंग। क्लियर, ठीक। तो हम ऐसा भी बोल सकते, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एवरीथिंग एक्सटर्नल मतलब सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा कुचा है, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप एनवायरमेंट भी बोलते हैं, सराउंडिंग या फिर एनवायरमेंट। क्लियर,
नेक्स्ट, बाउंड्री कैसी रह सकती है? फिक्स भी रह सकती है और मूविंग भी। बाउंड्री में भी क्या बोलेंगे बेटा? फिक्स और मूविंग दोनों रह सकती है। फिक्स भी रह सकती है और मूविंग भी रह सकती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? पूरी स्पेस में से एक जगह कंसीडर करें जहां पे हम एनर्जी की स्टडी करेंगे, उसे हमने क्या बोल दिया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब क्या बन गया अपने लिए? सराउंडिंग। क्या बन गया? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है? बाउंड्री। कौन सेपरेट करता है? और बाउंड्री कैसी रह सकती है? फिक्स भी रह सकती है और मूविंग भी रह सकती है। क्लियर? यस और नो? ठीक है, चलो आगे जाते हैं। जिसका जितना लिखना हुआ उतना रखना, इररिस्पेक्टिव लाइन छोड़ देना, जितना बचा है फिर लिख लेना। ठीक है, पहले समझने पे ध्यान दो। नेक्स्ट, अब हमें पढ़नी है टाइप ऑफ सिस्टम। क्या है? टाइप ऑफ सिस्टम मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे अपन? ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन। पहला कौन है? ओपन। दूसरा कौन है? क्लोज्ड। तीसरा कौन है? आइसोलेटेड। क्या क्या लिखा मैंने? ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। इधर मैं लिखता हूं मास और ये एनर्जी। ऐसी सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, किसके बीच? सिस्टम और सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, मतलब देवान घेवान हो। किसकी? मास की भी और एनर्जी की, दोनों भी। मतलब मास एज वेल एज एनर्जी दोनों इंटरेक्शन अगर है तो ऐसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन। क्या बोल देंगे? ओपन। ऐसी सिस्टम जिसमें मास नहीं जाएगा, सिर्फ किसका इंटरेक्शन होगा? एनर्जी का, उसे क्या बोलेंगे? क्लोज। क्या बोल देंगे? क्लोज। ऐसी सिस्टम जिसमें ना मास एक्सचेंज होगा ना एनर्जी, उसे क्या बोल देंगे? आइसोलेटेड। समझ में आ गया? बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर मैंने कप ऑफ टी रखा, हॉट कप ऑफ टी ऑन द टेबल, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, तो उसमें से वेपर के फॉर्म में मास जाएगा? हाँ या नहीं? और उसमें से हीट भी जाएंगी बाहर, मतलब उसमें से एनर्जी भी जा रही है और मास भी जा रहा है। एयर कॉम्प्रेसर कंसीडर करो, हवा भरने जाते हैं ना अपन, बराबर? तो एनर्जी इनपुट लेता है इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें एयर आती है और एयर जाती है, मतलब मास आ रहा और मास, मतलब मास एक्सचेंज हो रहा है। साथ ही साथ क्या कंज्यूम कर रहा है वो? एनर्जी। क्या कंज्यूम कर रहा है? मतलब मास और एनर्जी दोनों चीजें हुई। तो ये कौन सी सिस्टम बन गई? ओपन। कौन सी बन गई? क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या लिख सकता हूं? एयर कॉम्प्रेसर। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है। टरबाइन, इंजन, जो अपना प्रैक्टिकल गाड़ी का इंजन होता है वो भी है। ठीक है, इसके अलावा नोजल, ETC। कप ऑफ टी का भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी सिस्टम कही अपन ने? क्लोज। क्लोज में हमने क्या कहा? मास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ क्या जाना चाहिए? एनर्जी। अब सपोज कप ऑफ टी को मैंने ढक्कन रख दिया, कप ऑफ टी के ऊपर क्या रख दिया अपन ने? तो उसमें से मास बाहर जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ कौन जाएगा? हीट। कौन जाएगा? हीट, मतलब एनर्जी। सही है? यस और नो? तो इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे? कप ऑफ टी विथ लीड। लीड मतलब उसके ऊपर क्या रखा अपन ने? ढक्कन। नेक्स्ट, इसका ही एग्जांपल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स। पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्स बोल रहा मैं। वॉल्स मतलब क्या? जहां से वर्किंग फ्लूइड अंदर आता है या बाहर जाता है। जैसे इंजन गाड़ी का, उसमें पेट्रोल अंदर जाता है, उसका कंबशन होकर गैसेस बाहर आती, क्या बाहर आता है? गैस। तो उसमें मास इन आउट जा रहा है, मतलब वो कौन सी सिस्टम बन गया? ओपन। लेकिन अगर मैंने उसे इनलेट और आउटलेट वॉल भी नहीं दिए तो ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, तो उस समय वो क्या बन जाएगा? क्लोज सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोज सिस्टम। क्लियर? तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स क्या रहेगा अपने लिए? क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई लेना देना, ना ही मास आना जाना करेगा ना ही एनर्जी।
देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ऐसा कौन है? थर्मास। थर्मास में हॉट वाटर भर दिया आपने तो हॉट ही रहेगा जब तक हम उसको बाहर निकालेंगे नहीं। क्लियर है? यस और नो? These are the three basic type of system on the basis of what? Mass and ऐसी सिस्टम जिसमें मास एज वेल एज एनर्जी अंदर बाहर जा सकता है उसे क्या नाम दिया हमने? ओपन। जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है उसे क्या नाम दिया? क्लोज। जिसमें दोनों भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं, उसे क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ? ठीक। और एक क्लासिफिकेशन आता है टाइप ऑफ सिस्टम का। Classification on the basis of phase of working fluid, on the basis of phase of working fluid, phase या फिर स्टेट। तो इस बेसिस पे दो तरह की सिस्टम होती है। एक होती है होमोजेनस सिस्टम, दूसरी होती है हेटेरोजीनस। एक होती है होमोजेनस, एक होती है हेटेरोजीनस। होमोजेनस सिस्टम इज अ वन इन विच वर्किंग फ्लूइड एग्जिस्ट इन वन सिंगल फेज। वर्किंग फ्लूइड कितने फेज में रहेगा? एक फेज। जैसा अभी मैंने एयर कंप्रेसर का नाम लिया तो उसमें एयर ही आ रही है और एयर ही, कुछ फेज चेंज हुआ क्या? नहीं। लेकिन इंजन की बात करें तो उसमें पेट्रोल आ रहा है, फिर कंबशन होने के बाद बाहर कौन जा रहा है? गैसेस। तो वर्किंग फ्लूइड का फेज क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? फेज चेंज। फेज अगर एक ही रहता है तो होमोजेनस, एक से ज्यादा फेज रहता है तो हेटेरोजीनस। रेफ्रिजरेटर के पीछे इवेपोरेटर कॉइल होती है ऐसे, बराबर? ऐसे ऐसे देखा होगा ना पीछे। तो इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होता है दैट इज रेफ्रिजरेंट होता है। कौन होता है? तो वो क्या करता है, जिस जगह को ठंडा करना है वहां से हीट ले लेता। हीट लेने के कारण वो लिक्विड का काय में कन्वर्शन हो जाता है, उसका वेपर। फिर से वेपर काय में कन्वर्ट होती है लिक्विड। तो यहाँ पे भी दो फेज में रह रहा है, लिक्विड एज वेल एज वेपर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनस। एक ही फेज में रहा तो क्या बोलेंगे? होमोजेनस। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? इन विच वर्किंग फ्लूइड एग्जिस्ट इन वन सिंगल फेज। यहां पे वर्किंग फ्लूइड एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज बोलेंगे। समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना? मोर देन वन फेज। इसके लिए एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, एयर कंप्रेसर। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इवेपोरेटर कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है बेटा? अरे समझ गए? अरे हाँ या ना? बोलो जल्दी। समझ में आई क्या चीजें? जिंदा हो? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। क्लियर हुआ? अब हमने ये तो कह दिया कि सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम की कुछ क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो दो तरह की है। Properties of system are of two types. दो टाइप कैसे? एक को बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा टाइप है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कितनी तरह की प्रॉपर्टीज है? दो। इंटेंसिव या फिर इंटेंसिव मतलब क्या? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगी। किस पे डिपेंड नहीं करेंगी? मास एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस पे डिपेंड नहीं करेंगी। विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे? मास एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता उसे क्या बोलेंगे?
इंटेंसिव। फिर एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा? विच डिपेंड्स ऑन क्या? मास एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता उसे क्या बोलेंगे हम? इंटेंसिव। जो डिपेंड करता है उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंसिव। फिर पहचानेंगे कैसे? तो ये मत सोचना कि यूनिट में केजी है तो एक्सटेंसिव, यूनिट में केजी नहीं तो इंटेंसिव, ऐसा सोचना नहीं। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज है। एक बॉक्स उठाओ, इस बॉक्स में प्रॉपर्टी को डाल दो। बॉक्स में किसे डाल दो? प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछा गया प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है कि? मैंने इसमें प्रॉपर्टी डाल दी, कौन सी? प्रेशर। कौन सी डाल दी? प्रेशर। मैं क्या करता हूँ, इसके दो पार्ट कर देता हूँ, ऐसा 3 लाइन से मैंने 2 पार्ट कर दिया। अब मुझे पता है इधर भी प्रेशर उतना ही रहेगा, इधर भी प्रेशर, फर्क नहीं पड़ेगा। ना कि हमने गैस को कंप्रेस किया, ना ही गैस को एक्सपांड किया, कुछ किया क्या हमने? नहीं। तो जितना है उतना ही रहेगा, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भैया? इंटेंसिव। कौन सी हो गई? ऐसे ही समझो मैंने टेम्परेचर लिया होता। क्या लिया होता? टेम्परेचर। तो पार्टीशन करने का इधर टेम्परेचर वही रहता है, इधर भी, तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। क्या बनेगा? इंटेंसिव। इसके बाद वॉल्यूम लिया तो, वॉल्यूम लिया तो क्या होगा? अब अलग अलग रहेगा, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम, तो इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? समझ में आ रहा है? यस और नो? मैं अगर इसमें मास डाल दूं, क्या डाल दूं? मास, तो मास को भी फर्क पड़ेगा ना। मैंने इसमें बोला प्रॉपर्टी कौन सी डाल दी अपन ने? मास। 2 पार्ट कर दिए, इधर मास अलग रह सकता है, इधर मास। समझ गए क्या? हो या नहीं? क्लियर? तो मास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। डेंसिटी डाला तो, डेंसिटी डाला तो, ये डेंसिटी डाला मैं, फर्क थोड़ी पड़ेगा, इधर भी उतना ही रहेगा, इधर भी। तो यूनिट पे से जज नहीं करना है। समझ गए ना? जिसको फर्क पड़ता है वो एक्सटेंसिव, जिसे फर्क नहीं पड़ता वो इंटेंसिव। समझ में आ गया? फर्क पड़ेगा तो एक्सटेंसिव, फर्क नहीं पड़ा तो 2 प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक चीज ध्यान में रखिए, ऑल एनर्जीज आर एक्सटेंसिव। ऑल एनर्जीज आर एक्सटेंसिव। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी के उल्टा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या रहेगा? इंटेंसिव। क्या रहेगा? वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या? मीनिंग समझ में आता है? डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना, यही मीनिंग है ना। 1 मीटर क्यूब अगर आपने कुछ सब्सटेंस लिया तो उसका मास कितना, मतलब क्या होता है? डेंसिटी। तो वो तो फिक्स ही रहेगा ना, बदलेगा क्या? मैंने 1 मीटर क्यूब वाटर लिया तो उसका मास फिक्स है कि इतना ही वजन भरेगा। मैंने 1 मीटर क्यूब कोई गैस ली तो उसका फिक्स है कि इतना ही वजन भरेगा। फिर 10 केजी लोगे तो उतना बढ़ेगा, पर फर्क पड़ने का क्या? नहीं। डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम करते उल्टा, दैट इज मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर मतलब 1 केजी को कितना वॉल्यूम लगेगा, मतलब 1 केजी को कितना वॉल्यूम लगेगा। तो ये कौन हो गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम। कौन हो गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये कौन है? डेंसिटी। क्लियर? ठीक है। वैसे देखो ऑल स्पेसिफिक एक्सटेंसिव, ध्यान देना, ऑल स्पेसिफिक एक्सटेंसिव आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये ध्यान में रखना। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे? मास से, तो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या बन जाएंगी अपने लिए? इंटेंसिव। क्या बन जाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? प्रॉपर्टीज समझ में आई? हाउ या नहीं? चलो क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, एक बार रिकॉल करते फिर आगे बढ़ते। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं? एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस। किसका स्टडी करते? एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी करते हैं हम। काय में? थर्मोडायनामिक्स में। फिर थर्मोडायनामिक्स में हमने बोल तो दिया एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी करना है, तो वो एनर्जी कहीं तो आनी चाहिए और कहीं से जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम कंसीडर करें।
तो सिस्टम क्या होता है, एक रीजन इन स्पेस है जहां पे एनर्जी आएंगी और एनर्जी जाएंगी, बराबर है। रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड इन ऑर्डर टू स्टडी एनर्जी एंड इट्स इंटर कन्वर्जन। एनर्जी और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी करने के लिए जो रीजन हमने कंसीडर किया उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी जगह को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग कैसे सेपरेट रहते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री कैसी रह सकती है, फिक्स भी रह सकती हो। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर सिस्टम के कितने टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला काय के बेसिस पे पढ़ा हमने, मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन। कितनी सिस्टम है, 3, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन किसे कहा, जिसमें मास एज वेल एज एनर्जी दोनों इन आउट फ्लो होंगे। क्लोज किसे कहा, जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मास का एक्सचेंज। आइसोलेटेड किसे कहा, जिसमें ना एनर्जी ना मास। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड 2 सिस्टम, एक होमोजीनस और एक होमोजीनस किसे कहा, जिसमें वर्किंग फ्लूइड कितने फेज में होगा, 1। हेट्रोजीनस किसे कहा, जिसमें वर्किंग फ्लूइड कितने फेज में होगा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। क्लियर। अब प्रॉपर्टी कितनी है, 2, एक है इंटेंसिव, दूसरी है एक्सटेंसिव। क्लियर। इंटेंसिव किसे कहा, जो मास पे डिपेंड और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड, जो मास पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव। तो जिसके यूनिट में केजी है उसे एक्सटेंसिव बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं। समझ में आया किसे फर्क पड़ता है और किसे फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क चेक करेंगे, बॉक्स में डाल के। प्रॉपर्टी को बॉक्स में डालो, उसकी पार्टीशन कर दो, फर्क पड़ रहा है तो एक्सटेंसिव है, नहीं पड़ रहा है तो इंटेंसिव। क्लियर है क्या, चलो अब ये हो गया। अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता चल गई, तो मैंने अगर कहा आपसे एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही ली, इसमें गैस है, इसका कुछ तो भी प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, ठीक। थोड़ी देर बाद गैस एक्सपांड हुई, इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा P1, V1, T1 या फिर इधर लिखा हमने P2, V2, T2, ये हमें क्या बता रहा है, इसकी कंडीशन बता रहा है इस गैस की, सही है कि नहीं। क्या बता रहा है, कंडीशन। इस गैस का अभी प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। थोड़ी देर बाद प्रेशर इतना हुआ, वॉल्यूम इतना हुआ, टेम्परेचर इतना हुआ। अगर मैं पूछता चेंज क्या है तो आप बताते P2 माइनस P1 प्रेशर का चेंज है, V2 माइनस V1 वॉल्यूम का चेंज है, T2 माइनस T1 टेम्परेचर का चेंज है, सही है या नहीं। तो ये जो हमने अभी कंडीशन ऑफ सिस्टम बताई, तो इसे एक नाम है, इसे बोला जाता है स्टेट। क्या बोला जाता है, स्टेट। तो स्टेट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट और डेफिनेट, एग्जैक्ट और डेफिनेट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। क्या कहा मैंने, एग्जैक्ट और डेफिनेट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेट। तो अब यहां से यहां स्टेट बदल गई, क्या बदल गई, तो क्या हुआ बोलेंगे हम, चेंज ऑफ स्टेट। क्या हुआ बोलेंगे। अब कैसे हुआ ये पता है क्या हमें, चलो अब मैं पता करने के लिए मैंने अगर ऐसा बोला होता, इसको मैंने हीट किया, अब रीजन पता है, अब रीजन पता है, हीट करने से गैस एक्सपांड हुई होंगी, उसका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, प्रेशर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज। सही है क्या, यस और नो। अबे हाँ या ना। तो कब पता चला, जब मैंने क्या बताया, इसे क्या किया हमने, हीट किया, तो रीजन पता चल गया। क्या पता चल गया, तो हम ऐसा बोलते हैं, इस बेसिस को हम एक डिफाइन करते हैं, प्रोसेस। क्या बोलेंगे, प्रोसेस। तो प्रोसेस को हम ऐसा बोलेंगे, व्हेन पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। क्या कह रहा मैं, व्हेन पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, इज कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाइड, मतलब पता होनी चाहिए, स्पेसिफाइड, देन चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट को ही क्या बोलेंगे अपन, प्रोसेस। समझ में आया, हो या नहीं, मतलब कैसे हुआ ये अगर पता है तो उसे हम प्रोसेस नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्रोसेस। पता ही नहीं तो नाम दे सकेंगे क्या,
अब मैंने गैस के ऊपर हीट किया, इंडक्शन से भी हीट कर सकते थे, सही है, कॉइल से भी हीट कर सकते थे, समझ में आ रहा है। तो वो अलग अलग क्या हो गई फिर प्रोसेस, क्या हो गई प्रोसेस, समझ में आया। तो किस कारण चेंज ऑफ स्टेट हुआ या कैसे हमने चेंज ऑफ स्टेट करा, अगर ये हमें पता है, पूरी तरीके से पाथ पता है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, प्रोसेस। क्या नाम देंगे, प्रोसेस। तो हमें यहाँ फिजिक्स में 5 प्रोसेस पढ़नी है। एक आइसोकोरिक, जिसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते, पता है ना। देन आता है आइसोबैरिक, जिसे हम प्रेशर कांस्टेंट बोलते हैं। देन आता है आइसोथर्मल, जिसे हम टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं। देन आएगा पॉलीट्रॉपिक, क्या आएगा, पॉलीट्रॉपिक, पीवी टू द पावर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन आएगा एडियाबैटिक, क्या आएगा, एडियाबैटिक, जिसे हम पीवी टू द पावर गामा बोलते हैं। ये 5 प्रोसेसेस हमें डिटेल में पढ़ना है, समझे। फिलहाल प्रोसेस समझ में आया हाउ या नहीं, अरे क्लियर है। क्या पढ़ा अभी हमने, स्टेट क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, और चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुआ पता रहा तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। क्या बोलेंगे, क्लियर है, समझे इतना, हाउ या नहीं। अब ये जो प्रोसेस है ये भी 2 तरीके से क्लासिफाइड है। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को 2 तरीके से बताया जाता है। एक तो प्रोसेस रह सकती है बेटा रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। एक तो प्रोसेस कैसी रह सकती, रिवर्सिबल या फिर, अब नाम पे से समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल का मतलब क्या, वापस आना, इरिवर्सिबल का मतलब क्या, वापस नहीं आएगा, यही मीनिंग होता है सिंपली। तो हम ऐसा कहेंगे, अब मैंने कहा कोई प्रोसेस हुई, प्रेशर इधर बढ़ गया, यहां से आ गए अपन 1 से 2 गए, तो इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, एक्चुअल में छोटे छोटे स्टेट चेंज होते गए, सही है ना, छोटे छोटे प्रेशर वॉल्यूम क्या होते गए, चेंज, सही है क्या, बराबर। अब मैं 1 से 2 गया, मैं वापस 2 से 1 आते समय अगर सेम चीजें रिपीट हुई, सेम चीजें रिस्टोर होते हुए वापस आया, तो मैं प्रोसेस को क्या बोल सकता हूँ, नहीं हुआ तो सिंपल है, समझ में आया क्या। मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूं फिर इसे, व्हेन ऑल इंटरमीडिएट चेंज ऑफ स्टेट, ऑल इंटरमीडिएट चेंज ऑफ स्टेट आर रिस्टोर्ड, क्या हो जाएंगे, रिस्टोर्ड हो जाएंगे, देन हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल, क्या बोलेंगे, ना ऐसा नहीं हुआ तो व्हेन इंटरमीडिएट स्टेट्स कैनॉट बी रिस्टोर्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, क्या बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, 1 से 2 गए, मैं 2 से 1 ही आऊंगा, लेकिन अलग चीजों से आ सकता हूं, सेम रिपीट हुआ क्या, नहीं, वापस से रिस्टोर नहीं हो पाया, बीच बीच में क्या हो गया, चेंजेस आ गए, क्या आ गए। तो हम बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, सही है कि नहीं। मैंने अभी बोला वापस हो सकता है क्या, पानी एक बार मैंने गिरा दिया वापस ऊपर आएगा क्या, मतलब ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। फिर रिवर्सिबल हम बनाते हैं खुद प्रोसेसेस को, जैसे इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट वो रिवर्सिबल रहती है, हर बार वो रिस्टोर करते जाता सारी चीजों को, समझ में आ रहा है, तब जाके वो एक जैसा वर्क या पावर दे सकता है, अदरवाइज पावर क्या हो जाएगा, चेंज। तो चीजों पे ध्यान दो, रिवर्सिबल, और हमें ये नहीं पढ़ना है कि रिवर्सिबिलिटी के कारण क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं है। कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी हमें डिस्कस नहीं करने, हमें सिर्फ ये डिस्कस करना था रिवर्सिबल क्या होता है, और समझ में आया। एक रिवर्सिबल है, दूसरा इरिवर्सिबल, मतलब है जितने स्टेट चेंज आपने करे सबके सब रिस्टोर होते हुए वापस आए तो रिवर्सिबल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल, नहीं हुआ तो क्लियर है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट मेजर की थ्योरी है आज। अब एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम।
अब इक्विलिब्रियम सबको पता है, एक जैसा समांतर रहना मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है? अब यहाँ की कंडीशन ये है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने बोला, कौन सा इक्विलिब्रियम बोला? थर्मोडायनामिक। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आने के लिए कम से कम 3 इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने चाहिए। कितने इक्विलिब्रियम? 3। पहला इक्विलिब्रियम मतलब मैकेनिकल, कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल। दूसरा इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल, तीसरा इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल। तो इनके मीनिंग समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जैसे अभी ये फैन रोटेट हो रहा, उसके अंदर फ्रिक्शन आ गया, तो जैसे पहले घूम रहा था वैसे घूमेगा क्या? मतलब अनवांटेड फोर्स आ गया जिसकी जरूरत नहीं। कभी भी सिस्टम में प्रोसेस होते हुए when there is no unwanted force, कोई अनवांटेड फोर्स रहेगा नहीं, तब हम बोलेंगे सिस्टम काय में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। काय में है? समझ में आ रहा है? मतलब फोर्स तो रहेंगे लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है वैसा नहीं होना चाहिए, जिसकी नीड है वो रहेगा। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का कहना यह है when there is no unwanted chemical reaction, when there is no unwanted chemical reaction or change, मतलब जिसकी जरूरत है वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डाल दिया तो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा क्या? डीजल में पेट्रोल डाल देंगे बिगड़ जाएगा, बराबर है ना? पेट्रोल में डीजल डाला तो भी बिगड़ जाए। मतलब जो जिसके लिए बना है वही चाहिए, अननेसेसरी चीजें होनी नहीं चाहिए। वैसा हुआ तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा अपना? डिस्टर्ब। सही है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये कि अगर कोई सिस्टम है उसमें अगर टेम्परेचर हम T गिन दे तो वो सिस्टम में हर जगह सेम रहेगा, बदलेगा तो हर जगह एक जैसे बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम के एक कॉर्नर में अलग टेम्परेचर, दूसरे कॉर्नर में अलग टेम्परेचर, ऐसा होगा नहीं। क्लियर है? जब ये तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगे, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल, तब हम बोल सकते हैं सिस्टम काय में है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। काय में है? अब ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है इसे यूज करके एक लॉ हमें बताया गया जिसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन सा लॉ है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका कहना सिंपल है कि एक सिस्टम ए है, अगर ये बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? बी के साथ भी और तो बट ऑब्वियस है बी और सी भी काय में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कौन सा इक्विलिब्रियम? लेकिन थर्मल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं व्हेन अ सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम दो सिस्टम के साथ अलग अलग इक्विलिब्रियम में है। एक सिस्टम कितने सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? दो अलग अलग। तो वो जो दो सिस्टम है वो भी काय में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब ए बी का दोस्त है और सी का भी दोस्त है, तो बी और सी भी क्या हो गए? दोस्त है ना? अपने केस में दुश्मन होते लेकिन यहाँ दोस्त। ठीक है, सही है ना? व्हेन अ सिस्टम is separately in thermal equilibrium with two systems, then the two systems will also be in काय में रहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बोलता है कौन? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जीरोथ नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है? इसको जीरोथ नाम क्यों दिया? क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बन गया था और ये सबसे बेसिक लॉ था, लेकिन ये डायरेक्ट दोनों लॉ होने के बाद हुआ। तो फिर पहला और दूसरा नंबर तो दे चुके थे, फिर क्या नाम देंगे? समझ गए? यस और नो? तो ये उसकी कहानी कि जीरोथ लॉ क्यों बोला उसने। समझ में आई क्या थ्योरी इतनी? हाउ या नहीं?
अभी यस और नो? तो चीजें क्लियर हो गई? फटाफट जिसका जो रह गया वो लिख लीजिए, फिर आगे का डिस्कस करते हैं। चलेगा क्या?